गुड इवनिंग दोस्तों, मैं करण कौशिक एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें क्विक रिवीजन हरियाणा का विकिपीडिया एक हमने कुछ टॉपिक पहले करा दिए थे और आज कुछ टॉपिक करेंगे। हिस्ट्री का पोर्शन मैंने आपके लिए बोला था, हिस्ट्री का पोर्शन आप कर लीजिए। आज हम ऑलमोस्ट रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हरियाणा जीके के साथ कुछ नेशनल जीके के टॉपिक भी होंगे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर कुछ नेशनल जीके के भी टॉपिक हो जाएं, तो हरियाणा की फास्ट रिवीजन के साथ साथ नेशनल भी रिवाइज होगा। हरियाणा की पॉलिटी, नेशनल की पॉलिटी, हरियाणा की ज्योग्राफी, नेशनल की ज्योग्राफी, ये पॉइंट साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगे। बस जिसके पास बुक नहीं है वो कृपया ध्यान से सुने, जिसके पास बुक है वो अपने बुक का यूज भी कर सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे लगभग हम। फिर एक क्लास कल होगी, कल के बाद आपका डी ग्रुप का पेपर होगा, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक हम पहले से ही कह देंगे। कल जो क्लास होगी वो क्लास की टाइमिंग अभी आपको बता देंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, सभी बच्चे आ जाइए एक बार। अच्छे हैं भाई, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आपकी तैयारी कैसी है? कल किस चीज का एग्जाम? 10 तारीख को बताइए। 10 तारीख को कितने बच्चों का एग्जाम? वो यस लिखिए 10 तारीख, या 10 लिख के भेजिए। कितने बच्चों का 10 तारीख को एग्जाम? 10 तारीख वाले बच्चे अपनी हिंदी को रिवाइज करें, हिंदी को रिवाइज करें। जो इंग्लिश अगर उन्होंने पढ़ी है डी, उसके लिए इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उनको रिवाइज कीजिए। जो आपने पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कीजिए आप। ठीक है बच्चों, जो आपने कर लिया उसको रिवाइज करो ज्यादा। और ये जो आपकी रिवीजन की क्लास, इस रिवीजन की क्लास को लो। चलो चलो, शाबाश शाबाश। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में गांधी, हरियाणा में गांधी से स्टार्ट करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली। कभी ज्यादा क्वेश्चन पेपर बनेंगे डी ग्रुप के तो हम सोच सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से बन जाए, और प्रीवियस ईयर पेपर से बनेंगे तो आपकी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से समझो। हरियाणा में गांधी, पहली बात तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 1915। पेपर में आ जाए 2018 का, 2018 का प्रवासी दिवस वडोदरा गुजरात में मनाया गया था, और 2019 का प्रवासी दिवस वाराणसी यूपी में मनाया जाएगा। क्लियर बच्चों? इसके अलावा हम बात करते हैं गांधी जी ने यहां पर आने के बाद क्या किया था। गांधी जी ने भाई रोल्ट एक्ट, रोल्ट एक्ट एक कानून था, बिना वकील दलील का कानून। जस्टिस सिडनी रोल्ट ने यह कानून पास किया था 1919 में। इस कानून के तहत, बिना वकील दलील का कानून, इस कानून के तहत किसी को भी अरेस्ट कर लिया करते, जेल में डाल दिया करते। तो यह कानून था रोल्ट एक्ट। और साथ में ही आपको पता है भाई अमृतसर में गोलीकांड हुआ था। तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत ही जो उत्तेजना का माहौल था देश में, उस माहौल में गांधी जी ने पहले रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए हड़ताल स्टार्ट की, और इसी के लिए वो बंबई से दिल्ली होते हुए पंजाब की तरफ जा रहे थे। तो वहां पर 10 अप्रैल को पलवल स्टेशन पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अप्रैल को पलवल स्टेशन पर उनको पकड़ा गया, और हरियाणा में इस पलवल स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी है। तो 10 अप्रैल 1919 डेट भी, 10 अप्रैल 1919 को पलवल स्टेशन से क्या किया गया? गिरफ्तार किया। फिर इसके बाद हम बात करें, इसके बाद गांधी जी कब आए? इसके बाद गांधी जी खिलाफत आंदोलन जो 1920 में हुआ था। क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन? मैंने जैसे कि बताया है, नेशनल जीके और हरियाणा जीके कोरिलेट करके पढ़ा देंगे। खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था, पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की अंग्रेजों के खिलाफ था। तो अंग्रेजों में यहां पर मुसलमानों को जोड़ने के लिए कहा कि हम युद्ध के पश्चात तुर्की को कुछ नहीं कहेंगे, परंतु 1920 में सीवर्स की संधि, सीवर्स की संधि के तहत तुर्की के पार्ट कर दिए। तुर्की के खिलाफ, तुर्की का जो खलीफा था उसकी खिलाफत बंद कर दी। तुर्की के खलीफा को मुसलमान अपना प्रतिनिधि मानते थे, इसीलिए मुसलमानों ने भारत में कौन सा आंदोलन स्टार्ट कर दिया? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के दो बड़े नेता कौन थे भाई? मोहम्मद अली और शौकत अली। दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो उस दौरान भी खिलाफत आंदोलन के जो यहाँ पर जो इंसान, जो मुसलमान, जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो गिरफ्तार किए गए। उनसे मिलने के लिए रोहतक जेल में भी महात्मा गांधी आए थे। तो 1920 में भी रोहतक जेल में महात्मा गांधी आए थे, किससे मिलने के लिए? खिलाफत आंदोलन के क्रांतिकारियों के मिलने के लिए। अगली हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा कब भाई गांधी जी 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में भी गए थे। भिवानी में क्या करने गए थे? तो भिवानी में गए थे क्योंकि अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस, अंबाला मेन डिवीजन थी कांग्रेस की, उसकी सब डिवीजन भिवानी में थी। पेपर में आ जाए हरियाणा में कांग्रेस की डिवीजन कहां थी? अंबाला में, और अंबाला की सब डिवीजन कहां थी? भिवानी में। तो वहां पर आए थे। वहां पर उस समय प्रधान कौन थे? लाला मुरलीधर थे भी। लाला मुरलीधर, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। इनकी कार्यस्थली अंबाला रही है, परंतु ये मूल रूप से पलवल के थे। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला राय मुरलीधर।
और यहीं पर जब भिवानी में वो आए थे डिविजनल कॉन्फ्रेंस में, तो यहां पर उन्होंने गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द यूज किया। तो पेपर में आ जाए शैतान शब्द कब यूज किया, शैतान शब्द उन्होंने यूज किया था भिवानी में। इसके बाद हम बात करें, भिवानी में दोबारा भी आए थे, भिवानी में 1921 में भी आए थे। तो पहले तो अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस में आए, उस समय प्रधान कौन थे, उस समय प्रधान थे लाला राय मुरलीधर। परंतु 1921 में जब आए थे, जब रूरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, रूरल कॉन्फ्रेंस हुई, उस समय प्रधान थे लाला लाजपत राय। तो भिवानी में 2 बार आए, पहली बार लाला राय मुरलीधर प्रधान, दूसरी बार आए तो प्रधान कौन थे, आपके लाला लाजपत राय। इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के साथ। गांधी जी 21 में रोहतक दोबारा आए थे। तो रोहतक भाई 2 बार आ लिए, पहले रोहतक कहाँ आए थे, खिलाफत बंधुओं के जेलों से मिलने के लिए खिलाफत बंधुओं के साथ। फिर आए थे मौलाना आजाद के साथ गौकर्ण तालाब के पास। गौकर्ण तालाब के पास कहां पर आए थे, रामलीला मैदान और गौकर्ण तालाब में गए थे गांधी जी। और यहां पर अब की बार रोहतक में उन्होंने वैस हाई स्कूल की नींव भी रखी थी। तो वैस हाई स्कूल की नींव 1921 में रखी थी। क्लियर। तो क्या उस समय पूछे आप, क्या रोहतक में वैस स्कूल था, रोहतक में वैस स्कूल की नींव गांधी जी ने रखी, परंतु उससे पहले ही जाट स्कूल था। जाट स्कूल वैस स्कूल से पुराना है, वो 1914 में था। तो इसके प्रबंधक, जाट स्कूल जो था, इसके प्रबंधक मातूराम और चौधरी बलदेव थे। चौधरी बलदेव और मातूराम जाट स्कूल के प्रबंधक थे, परंतु गांधी जी ने नींव वैस हाई स्कूल की रखी थी 1921 में, 17 फरवरी। इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी अंबाला कब गए थे। गांधी जी अंबाला भी 1921 में गए थे, 8 मार्च 1921 को अंबाला भी गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं भाई गांधी जी ने, फिर उसके बाद इस 20-21 के दौर के बाद गांधी जी बाद में 47 में भारत आए थे। 47 में जब आजादी में विभाजन हुआ था, तो विभाजन को रोकने के लिए गांधी जी आए थे। तब उन्होंने क्या किया, गांधी जी पानीपत आए, 9 दिसंबर 1947 को पानीपत आए, और मौलाना लकाउतुल्लाह के कहने पर पानीपत आए और मुसलमानों को पानीपत से ना जाने का आग्रह किया। तो पेपर में पानीपत आ जाए तो मौलाना लकाउतुल्लाह के कहने पर मुसलमानों को रोका। अगली बात हम करें, गांधी जी रोहतक में भी आए थे। रोहतक में जो किंग्सवे कैंप है, रोहतक में जो आपका रिफ्यूजी कैंप है, यहां पर बात की जाए तो यहां पर रोहतक में भी उन्होंने जो वहां से पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे, पंजाबी का कम्युनिटी वाले बंदे आए थे, उनके लिए किंग्सवे कैंप बनाया था भाई। ठीक है। अगली हम बात करते हैं, मेवात में भी गांधी जी ने यासीन खा के कहने पर आए। मेवात में यासीन खा के कहने पर और मेव मुसलमानों को भारत न छोड़ने का आग्रह किया। तो पेपर में 2 आते हैं, पानीपत में मौलाना लकाउतुल्लाह और मेवात में मोहम्मद यासीन खान। क्लियर। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है बच्चों। इससे पहले और गांधी जी के हरियाणा से रिलेटेड क्या है, हरियाणा उस समय जब पंजाब के अंडर में था, तो पंजाब के पहले सीएम गोपीचंद भार्गव, कौन थे पंजाब के पहले सीएम, गोपीचंद भार्गव। पीछे से इनकी मृत्यु भी हुई थी। 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी सोना आए थे, 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी सोना आए थे गोपीचंद भार्गव से मिलने। इससे पहले पानीपत में एक रैली के दौरान ही गांधी जी ने कहा था गोपीचंद भार्गव को, अच्छे नेता बनो, अच्छे प्रशासक बनो, अच्छे नेता बनो, अच्छे प्रशासक बनो। पेपर में आता है अच्छे नेता या अच्छे प्रशासक की सीख किसको दी, गोपीचंद भार्गव, पंजाब के पहले सीएम को। अब एक क्विक रिवीजन बता देता हूं क्या हुआ गांधी जी के बारे में। भाई गांधी जी 10 अप्रैल 1919 को पलवल में अरेस्ट। ठीक है। रोल टैक्ट के विरोध के लिए पलवल आए हुए थे। गांधी जी दो पार्टों में आए, एक तो 1920-21 के पार्ट में आए हरियाणा में, एक 1947 के पार्ट में आए। 20-21 में 2 बार तो कहां पर, रोहतक में आए, पहले खिलाफत बंधुओं से मिलने आए, दूसरी बार जो रोहतक आए थे भाई आपके मौलाना आजाद के साथ आए थे, वैस स्कूल की नींव डाली। गांधी जी भिवानी भी 2 बार आए थे। पहली बार अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस थी, अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस के समय लाला राय मुरलीधर प्रधान थे। दूसरी बार रूरल कॉन्फ्रेंस थी, ग्रामीण कॉन्फ्रेंस थी, उस समय लाला लाजपत राय प्रधान थे। अंबाला भी 1921 में आई। अब मैं बात करूं 47 के टाइम पर मौलाना लकाउतुल्लाह के कहने पर पानीपत से मुसलमानों को जाने के लिए रोका था, और मोहम्मद यासीन खां के कहने पर मेवात से मुसलमानों को जाने के लिए रोका था। क्लियर भाई। अगली हम बात करते हैं, ये मैंने किसके बारे में बात की, गांधी जी के बारे में। अगला हम हरियाणा के उदय के बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार हरियाणा के उदय के बारे में पढ़ेंगे, तो क्विक रिवीजन है, तो क्विक तरीके से ही पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन है। पहली बात आ जाए कि हरियाणा की मांग कब उठी भाई। हरियाणा की मांग 1857 के बाद से उठने लगी थी। तो पहला पेपर हरियाणा के 1857 के बाद ही, 1857 के बाद जब 1858 में पंजाब राज्य बना था, उसी समय 2 राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। परंतु ऑफिशियल मांग की बात करें तो 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, कौन सी पार्टी थी जिन्होंने हरियाणा की मांग सबसे पहले उठाई, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने स्वागत कमेटी, कौन सी कमेटी, स्वागत कमेटी के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले हरियाणा की मांग उठाई। तो
तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले हरियाणा की मांग उठाई। कौन सी कमेटी के अध्यक्ष? स्वागत कमेटी के अध्यक्ष। क्लियर बच्चों? इसके अलावा हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा बात करें तो और किस नेता ने इस मांग को उठाया था? राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने। राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने भी 1932 में हरियाणा को अलग करने की मांग की थी। क्लियर? फिर आजाद हुए। आजाद होने के बाद किस तरह मांग उठी थी? तो आजाद होने के बाद जो मांग उठी थी वो सबसे पहले जो मांग उठी थी प्रताप सिंह कैरो और भीमसेन सच्चर। प्रताप सिंह कैरो और भीमसेन सच्चर के कार्यकाल के दौरान उठी थी। तो भीमसेन सच्चर जो पंजाब के सीएम थे उस समय एक सच्चर फार्मूला बना था। तो पेपर में आ जाए सच्चर फार्मूला क्या था, किसके दौरान बना? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1949। और कौन से सीएम? भीमसेन सच्चर। क्या था इसमें? 2 क्षेत्रों में बांटा गया, पंजाब क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। मैं आपको कुल मिला के बात बता देता हूं। हिंदी क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाएगी, पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी भाषा बोली जाएगी। हिंदी क्षेत्र में द्वितीय भाषा पंजाबी को माना जाएगा और पंजाबी क्षेत्र में द्वितीय भाषा हिंदी को माना जाएगा। और उनके लिए अलग अलग बंदे अपॉइंट होंगे जो पर्टिकुलर रूप से क्या करेंगे? कार्य करेंगे। स्टार्टिंग में सच्चर फार्मूला जो उस समय आया था तो शिमला वगैरह ये किस में थे? हिंदी क्षेत्र में शामिल थे, शिमला कांगड़ा वगैरह। तो जब हरियाणा बनना था तो शिमला कांगड़ा किसके अंतर्गत आने थे? हरियाणा के। परंतु बाद में 1971 में ये बनाने की पहले ही सोच ली थी कि हिमाचल प्रदेश नया राज्य बनेगा। तो शिमला और कांगड़ा जो हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत आने की बात चल रही थी कि हिमाचल वाला पोर्शन जो हिंदी बोलता है वो हरियाणा में आएगा, उसको अलग से हिमाचल प्रदेश नया राज्य बना दिया था। ठीक है, तो अब हम ज्यादा इसमें सच्चर फार्मूला डिटेल ना करके हम सीधी बात करते हैं। सच्चर फार्मूला थोड़ा फेल होने के बाद फिर क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया। पेपर में आज कौन सा फार्मूला फेल हुआ? सच्चर फार्मूला फेल हुआ, तब कौन सा फार्मूला लागू हुआ? क्षेत्रीय फार्मूला। क्षेत्रीय फार्मूला क्या था? क्षेत्रीय फार्मूला भी अलग अलग 2 क्षेत्र बनाने थे, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। उनमें अलग अलग तरीके से क्या होना था? काम होना था। परंतु इसी टाइम पर देश में हम जानते हैं कि भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की डिमांड उठने लगी थी। क्यों उठने लगी थी? क्योंकि आंध्र प्रदेश में 1953 में पोटी श्रीमल्लू उनके लिए जो आपका मद्रास राज्य था उस समय, मद्रास क्या था? जो तमिलनाडु राज्य वर्तमान में है, मद्रास से हैदराबाद ने अलग मांग उठानी स्टार्ट की। मींस मद्रास से जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। तो आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद के रूप में नई मांग उठाई थी और पोटी श्रीमल्लू ने स्ट्राइक की थी और उनकी स्ट्राइक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहला भाषा के आधार पर राज्य कौन सा बना था? आपका पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश। इससे पहले भी राज्य बनाने की बात चली थी, उसके लिए बहुत सारी कमेटियां बनी थी, परंतु फिर भाषा के आधार को राज्य नहीं मानना था। परंतु इस स्ट्राइक के बाद सोचने मजबूर होने लगा और फैजल अली आयोग बना। कौन सा आयोग? फैजल अली आयोग। और फैजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य को बनाना स्वीकार कर लिया। तो 1956 में जो फैजल अली आयोग का उसके थ्रू एक्ट पास हुआ था, 7वां संशोधन 1956। अब इसको देखते हैं फैजल अली आयोग के बारे में क्या क्या बातें थी। तो भाई इस आयोग के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। और फिर बाद में पंजाब में भी ज्यादा डिमांड उठने लगी थी कि पंजाब में एक बात इंपॉर्टेंट है, पंजाब से हरियाणा नहीं बना, पंजाब राज्य से पंजाबियों ने पंजाब राज्य की डिमांड की। तो पंजाबियों ने जो सिख है उन्होंने पंजाब राज्य की अलग से डिमांड की, तो सिख राज्य अलग से पंजाब बनाया था, बचा हुए राज्यों को क्या करने लगे? हरियाणा। क्लियर बच्चों? तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे पहले इस राज्य बनने में किन किन नेताओं का योगदान ज्यादा था? पंजाब के लिए जो मास्टर तारा सिंह ने 1960 में आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। और मास्टर तारा सिंह के बाद फतेह सिंह लीडर बने थे। तो मास्टर तारा सिंह और फतेह सिंह 2 ये लीडर थे जिन्होंने पंजाब अलग राज्य की क्या रखी थी? डिमांड रखी थी। क्लियर? मास्टर तारा सिंह एक अलग सिख राज्य चाहते थे। पेपर में आ जाए अलग सिख राज्य कौन चाहते थे? अलग सिख राज्य चाहते थे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह के पत्र का नाम क्या है? मास्टर तारा सिंह के पत्र का नाम है अजीत। मास्टर तारा सिंह के पत्र का नाम है अजीत। क्लियर बच्चों? अब पेपर में यह आ जाए भाई किसके अंतर्गत में क्या हुआ। तो अलग से समिति बनी, ये डिसाइड कर लिया कि पंजाब हरियाणा 2 राज्य बनेंगे। तो अलग से जो समिति बनी उस समिति के अध्यक्ष बनाए सरदार हुकम सिंह, जो उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। सरदार हुकम सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया, जिस समिति के अध्यक्ष पंजाब और हरियाणा 2 अलग राज्य बनने थे। उस समिति ने एक आयोग बनाया और उस आयोग के अध्यक्ष थे जेसी शाह। देखो, तो जो समिति बनाई अलग करने के लिए ऑफिशियली, उस समिति के अध्यक्ष थे उस समय के स्पीकर सरदार हुकम सिंह। ठीक है, और सरदार हुकम सिंह ने जगह बांटने के लिए, एरिया बांटने के लिए जो आयोग बनाया वो था जेसी शाह आयोग। क्लियर बच्चों? तो जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता में समिति बनी जिन्होंने एरिया बांटा। तो एरिया बांटने के लिए जेसी शाह, और मैंने बताया था
वैसे राज्य बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए सरदार हुकुम सिंह की कमेटी। जेसीसा आयोग में 2 बंदे और शामिल थे, श्री एस दत्त और एमएम फिलिप। पेपर में आता, और 2 बंदे कौन से थे जेसीसा आयोग में? श्री एस दत्त और एमएम फिलिप। क्लियर भाई? स्टार्टिंग में डिसाइड किया भाई कि चंडीगढ़ और खरड़ वाला क्षेत्र भी हरियाणा के अंदर प्रस्तावित था, परंतु जिस समय हरियाणा राज्य बना उस समय चंडीगढ़ और खरड़ को हरियाणा में शामिल नहीं किया गया, और चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त रूप से क्या बना दिया? राजधानी। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा किससे रिगार्डिंग था? हरियाणा से रिगार्डिंग आपकी कुछ चीजें थी। इसके अलावा कभी हरियाणा से रिगार्डिंग भैया में आ जाए तो आपने इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आराम से कर लेने। तो पेपर में आ जाए हिंदी के लिए किसने किया? आर्य समाजी बलवंत तायल। हिंदी हरियाणा राज्य के लिए हिंदी की तरफ से, हिंदी भाषा की तरफ से आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल। देखो अब मैं इसका भी शॉर्ट नोट बता देता हूं आपको। सबसे पहले भाई स्वागत कमेटी 1925, पार्टी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इसके बाद दीनबंधु गुप्त ने भी किसकी डिमांड की थी? सबसे पहले सच्चर फार्मूला आया। सबसे पहले सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949। सच्चर फार्मूले में 2 क्षेत्र बनाए गए, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। सच्चर फार्मूला फेल कर गया, तब क्षेत्रीय फार्मूला आया। क्षेत्रीय फार्मूला क्यों आया? क्योंकि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बन चुका था। फिर इस प्रकार जो फैजल अली आयोग था 1956, उसके तहत 7 संशोधन 1956 के तहत अलग अलग भाषा के आधार पर राज्य बने। टोटल 14 राज्य थे। फिर भाई अलग राज्य की डिमांड उठने लगी, हरियाणा ने अलग डिमांड नहीं उठाई। इसके विपरीत पंजाब वालों ने अलग सिख राज्य की डिमांड की। मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में अलग सिख राज्य की क्या डाली थी? डिमांड डाली थी। इसके बाद मास्टर तारा सिंह के बाद मास्टर फतेह सिंह बने थे। मास्टर फतेह सिंह ने भी पंजाब राज्य की डिमांड रखी थी। हमारे यहां से हरियाणा की तरफ से बलवंत तायल हिंदी भाषा कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने हरियाणा की डिमांड रखी थी। क्लियर? पहले चंडीगढ़ और खरड़ भी प्रस्तावित थे, परंतु जिस समय राज्य बना उस समय चंडीगढ़ और खरड़ को संयुक्त रूप से, जो आपका चंडीगढ़ है उसको संयुक्त रूप से क्या बनाया गया? राजधानी बनाया। जो अलग अलग राज्य करने के लिए जो समिति बनाई थी वो सरदार हुकम सिंह कमेटी थी। कौन सी? सरदार हुकम सिंह कमेटी। उस समय लोकसभा के क्या थे? स्पीकर थे। उन्होंने जो आयोग बनाया था उस आयोग का नाम जेसीसा था। जेसीसा आयोग में 2 अन्य सदस्य एमएम फिलिप और श्री एस दत्त थे। क्लियर बच्चों? ये मैंने बताया। जब पंजाब की विधानसभा के प्रथम जो समय अध्यक्ष थे विधानसभा के, वो तो देश की लोकसभा के अध्यक्ष थे हुकम सिंह, परंतु पंजाब की विधानसभा के उस समय अध्यक्ष थे हरबंस लाल। कौन थे? हरबंस लाल। भारत का 17वां राज्य बना हरियाणा। परंतु संशोधन के रूप में 18वां था। तो संशोधन के रूप में 18वां था और राज्य के रूप में 17वां था। क्लियर बच्चों? अगली बात करते हैं, भारत के कुछ अन्य राज्यों का गठन और देख लो, क्योंकि मैंने बोला था हरियाणा जी के और नेशनल जी के साथ साथ करेंगे। हरियाणा जी के और नेशनल जी के साथ साथ करेंगे भाई। अगली बात करते हैं भाई, भारत के अंदर राज्यों में बात करें। सबसे पहले अलग अलग आयोग बने भाई राज्य के लिए भाई, ये अलग अलग जिले बनेंगे, अलग राज्य बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जेवीपीएसएच धार कमीशन बना। राज्यों के गठन के लिए धार कमीशन बना 1948 में। धार कमीशन, धार। उसके बाद जेवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पिताजी सीतारामैया, जेवीपी कमेटी बनी। इन दोनों ने ही भाषा के आधार को राज्य को नकार दिया। भाषा के आधार पर राज्य को नकार दिया। परंतु मैंने बताया था 1953 में मद्रास जो राज्य था, जो वर्तमान में तमिलनाडु है, उससे हैदराबाद की डिमांड उठने लगी, मींस आंध्र प्रदेश की डिमांड उठने लगी। पोटी श्रीमल्लू की स्ट्राइक के बाद उसको बनाना पड़ गया था। फिर भाई ये सोचने मजबूर हो गए क्या भाषा के आधार पर राज्य बने, तो इसके लिए 1953 ध्यान रखना, 1953 में फैजल अली आयोग का गठन हुआ। परंतु इसने रिपोर्ट 1955 को दी और इसका फैसला, इसके आधार पे जो फैसला लिया वो 7वां संशोधन 1956 में लिया, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो तीनों बातें अलग अलग है। बना कब? 1953। रिपोर्ट कब दी? लागू कब हुआ? क्लियर बच्चों? लागू कब हुआ? अगली बात सुनने, तो इसमें पेपर में आ जाए फैजल अली आयोग, जिस प्रकार जेसीसा आयोग था उसमें 2 सदस्य थे, एस दत्त और एमएम फिलिप। इसी प्रकार फैजल आयोग में भी 2 सदस्य थे, एक था एचएन कुंजरू, हरदयनाथ कुंजरू, और दूसरा था केएम पानीकर। क्लियर बच्चों? अगली बात हम करें, इनके आधार पर 14 राज्य बने थे। कितने राज्य बने थे भाई? 14 राज्य बने थे। 9 तो स्टार्टिंग में थे, जब भारत आजाद हुआ जब 9 राज्य थे। ये पॉइंट पे आता, जब भारत आजाद हुआ जब 9 राज्य थे, परंतु जब फैजल अली आयोग हुआ तब कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। ये प्रश्न भी आता है, जब भारत आजाद हुआ जब 9, परंतु जब फैजल अली आयोग हुआ जब कितने हो गए? 14। अब इन 14 राज्यों में बात करें जो नए बने, आंध्र प्रदेश 1953 में,
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात पहला हुआ था। महाराष्ट्र से पहला अलग राज्य कौन सा? गुजरात। फैजल अली आयोग के बाद अलग होने वाला पहला राज्य क्या हो गया? गुजरात। किससे? महाराष्ट्र से। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद नागालैंड अलग हुआ था। कौन सा हुआ था भाई? नागालैंड। इससे ठीक है बच्चों। फिर कौन अलग हुआ था? नागालैंड। इसके बाद भाई हरियाणा बना था 1966 में, हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने थे 1972 में। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। फिर 1975 में 35वां संशोधन, 35वां संशोधन 1975 के तहत, 35वां संशोधन 1975 के तहत बना था आपका सिक्किम। सिक्किम क्लियर भाई। इससे फिर बाद में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में बने थे। गोवा इससे पहले 1961 को आजाद हुआ था। गोवा आजाद ही 1961 को हुआ था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में भी भारत में से कौन गए थे? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में भारत से कौन गए थे? पुर्तगाली। ठीक है भाई। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे लास्ट में कौन गए थे? पुर्तगाली। ठीक है। अब मैंने बताया आपको गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 बने थे। गोवा पहले 1961 के बाद केंद्र शासित प्रदेश था गोवा, परंतु फिर उसके बाद मैंने 1987 में क्या बना था? राज्य बना था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 को बने थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 को बने थे। 2014 में तेलंगाना बना था। 2014 में क्या बना था? तेलंगाना। ठीक है भाई। इसके अलावा बात करें 69वां संशोधन 1991 के तहत, 69वां संशोधन 1991 के तहत दिल्ली का नाम बदलकर दिल्ली एनसीआर रख दिया था। दिल्ली का नाम बदलकर दिल्ली एनसीआर रख दिया था। ये मैंने कुछ राज्यों के बारे में बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने के लिए थे। अब हम बात करें हरियाणा के कुछ जिले। 35 है बच्चों, 35 है। ये 34 को काट लेना, 35 है। बाय मिस्टेक लिखा गया होगा 35 है, वो 35 है, 34 को काट लेना, 35 है, 35 है। ठीक है बच्चों। अगली बात हम करते हैं हरियाणा के कुछ जिले। सबसे पहले तो 7 जिले थे जब हरियाणा बना उस समय। कितने जिले थे? 7 जिले। 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे। फॉर्मूला है महम गांव का जिला रोहतक है। महम गांव का जिला रोहतक है। महम बल्कि उपमंडल है अपना। तो महम से महेंद्रगढ़, गांव से गुड़गांव, के से करनाल, ए से अंबाड़ा, जिला से जींद, रोहतक से रोहतक, है से आपका हिसार, है से हिसार। तो बात क्या होगी भी इंपॉर्टेंट देखो। महम गांव का जिला रोहतक है। महम महेंद्रगढ़, गांव गुड़गांव, क्या के करनाल, ए अंबाला, जिला जींद, रोहतक, है हिसार। ये 7 थे। ये 7 के साथ आपके क्या है? पहले जिले जो 1 नवंबर 1966 से थी। फिर मैं बात करता हूं 8वां और 9वां जिला। 8वां और 9वें जिले के रूप में भिवानी और सोनीपत बने 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 भिवानी और सोनीपत 1972। क्लियर बच्चों? 1972। और जिनकी डिटेल भी देखनी हो तो आपको पूरी वीडियो में, परंतु मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं। 10वां जिला बना कुरुक्षेत्र 1973 में। एक डेट बढ़ा लो। 22 दिसंबर था तो 23 हो गया, दिसंबर से जनवरी होगी और 1973 तो 23 जनवरी 1973 10वां कौन बना आपका? कुरुक्षेत्र। 11वां जिला बना सिरसा 26 अगस्त 1975। 26 अगस्त 1975 डेट याद रखनी पड़ेगी सिरसा की। 26 अगस्त 1975 दो बार आप देख लो डेट याद आ जाएंगी। 12वां जिला बना फरीदाबाद 2 अगस्त 1979। 2 अगस्त 1979 को क्या बना? फरीदाबाद। क्लियर भाई? 1975 में कुरुक्षेत्र। अब मैं 13 से 16 फिर याद करने जरूरत नहीं, क्योंकि 13 से 16 1 नवंबर 1989 को बने थे। 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे। 11 के पंगे। किसके पंगे? 11 के पंगे। 11 के पंगे भाई। या देखो ट्रिक वही यूज करो, यूटिलाइज करने जरूरत है, अदरवाइज ट्रिक फालतू मत बनाओ। या से यमुनानगर, रा से रेवाड़ी, कैसे कैथल, पंगे से पानीपत। 11 के पंगे यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल, पानीपत 1 नवंबर 1989। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। 17वां जिला बना 15 अगस्त 1995 को पंचकुला। 15 अगस्त 1995 पंचकुला। 18वां जिला बना झज्जर। झज्जर का बना 15 जुलाई 1997। 15 जुलाई 1997 को क्या बना? झज्जर। 2 साथ बने थे झज्जर और फतेहाबाद, तो दो के जोड़े हो गए। पहले कौन साथ बना था? भिवानी और सोनीपत। अगला जोड़ा किसका है? झज्जर और फतेहाबाद। दोनों कब बने? 15 जुलाई 1997। 18वां और 19वां जिला। 20वां जिला बना था 4 अप्रैल 2005 को नूं। 4 अप्रैल 2005 को नूं। ठीक है। 21वां जिला बना 15 अगस्त 2008 को पलवल। 15 अगस्त 2008 को पलवल।
अब बहुत बच्चों को दादरी में कंफ्यूजन है, अभी क्लियर कर देता हूं दादरी कंफ्यूजन दूर। 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी की घोषणा हुई थी। 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी की घोषणा हुई थी, परंतु 16 अक्टूबर 2016 को इस पे साइन हुआ था। तो पेपर में जिला कब से लागू हुआ तो आएगा 16 अक्टूबर 2018, परंतु घोषणा आ जाए तो आएगा 18 सितंबर 2016। क्लियर बच्चों? तो एक बार फिर रिवीजन को क्विक कर लेते हैं। पहले 1 नवंबर 1966 को 7 थे, इकट्ठे 2 बने, भ्याणी और सोनीपत। उसके बाद भाई एक डेट बढ़ा दो, 22 का 23 कर दो, दिसंबर का जनवरी कर दो, 1973 में क्या बन गया? कुरुक्षेत्र 10वां। 11 अगस्त में बने, ध्यान रखो अगस्त में बने। एक बना 26 अगस्त 1975, एक उसके 4 साल बाद फरीदाबाद 2 अगस्त 1979। फिर इकट्ठे 4 बने 1 नवंबर 1989, 10 साल के गैप में। कितने साल के गैप में? 10 साल के गैप में इकट्ठे के बने भाई 4 बने। 11 के पंगे, यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल, पानीपत। उसके बाद 17वां बना पंचकुला 15 अगस्त 1995। फिर इकट्ठे 2 बने 15 जुलाई 1997 ने झज्जर और फतेहाबाद। फिर इसके बाद 20वां बना आपका सीधा पता है 4 अप्रैल 2005 को नूंह। 21वां बना पलवल 15 अगस्त 2008। फिर सीधा भाई आपका 22वां घोषणा 18 सितंबर में और बना 16 अक्टूबर में। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट, हरियाणा में किस तरह का रूप है भाई? हरियाणा किस तरह का रूप है? हरियाणा एक सदनात्मक होती है। हरियाणा में निम्न सदन है। हरियाणा में कोई विधान परिषद नहीं है, नहीं कभी मांग उठी, केवल विधानसभा है। यह भंग हो सकती है। 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। इसके मेंबर भी 5 साल के लिए होते हैं, सदन का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। हरियाणा में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें 333 आएगा, थोड़ा गलत है, 333। अगर फ्यूचर में एंग्लो इंडियन समुदाय आ जाए तो एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। हालांकि हरियाणा में मनोनीत नहीं है, पर मनोनीत कर सकते हैं। तब कितने हो जाएंगे? 91। ये 333 होगा भाई, 333। ठीक है बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं अगली हम बात करें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी। प्रथम विधानसभा हरियाणा की जो विधानसभा के अध्यक्ष कौन रही है? सन्नो देवी। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष रहे राव वीरेंद्र सिंह। ये पुरुष विधानसभा प्रथम अध्यक्ष पूछे या महिला पूछे, दोनों एक बात थी। पहली महिला बनी थी और कौन बनी थी? सन्नो देवी। और देश की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भैया। अब इसके बाद बात सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष रही प्रसन्न। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह, प्रसन्न देवी वाला पॉइंट गलत है, ये राव वीरेंद्र सिंह आएगा ना। सबसे पुरुष विधानसभा अध्यक्ष आपका राव वीरेंद्र सिंह। अगर बात करता हूं 95वें संशोधन 2009 से 2026 तक, 95वां संशोधन जो 2009 में हुआ है उसमें 2026 तक सीटों को फिक्स कर दिया है। पेपर में आ जाए हरियाणा में 90 सीट रहेंगी, कब तक रहेंगी? 2026 तक। 2026 के बाद नया संशोधन करना पड़ेगा। 2026 तक क्या रहेंगी? सीटें फिक्स रहेंगी। ये प्रसन्न देवी वाला पॉइंट अपना कट कर लेना। सबसे कम विधानसभा सीट पंचकुला में है 2। कोई सीट रिजर्व नहीं। महेंद्रगढ़ में रिजर्व नहीं, पंचकुला में रिजर्व नहीं, नूंह में, फरीदाबाद। 4 जिले जिनमें कोई सीटें रिजर्व नहीं है एससी एसटी के लिए। हरियाणा में एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, एससी के लिए रिजर्वेशन है। एससी के लिए 17 सीट रिजर्व है। कितनी सीटें रिजर्व? 17। वो कौन सी 4 जिले हैं जिनमें सीटें रिजर्व नहीं? 4 जिले महेंद्रगढ़, पंचकुला, नूंह, फरीदाबाद। महेंद्रगढ़, पंचकुला, नूंह, फरीदाबाद। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हिसार में हैं। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष जो विधानसभा के कंवरपाल गुज्जर हैं और उपाध्यक्ष संतोष यादव है। उपाध्यक्ष संतोष यादव और अध्यक्ष कंवरपाल गुज्जर। प्रतिपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला हैं इनेलो की पार्टी से। अगला जो टॉपिक करा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला जो इंपॉर्टेंट करा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत राज्य का संवैधानिक ढांचा। जैसा कि हम जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि अभी अभी हाल ही में 102 संशोधन हुआ संविधान में। 102 संशोधन के अकॉर्डिंग ओबीसी आयोग बना है। कौन सा आयोग बना है? ओबीसी आयोग। ओबीसी आयोग पहले एससी आयोग के अंडर काम करता, शेड्यूल कास्ट के अलग बनाया गया। एक और उड़ीसा राज्य ने नई विधान परिषद का प्रस्ताव पारित किया है। उड़ीसा राज्य ने नई विधान परिषद का प्रस्ताव पारित किया। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा परिषद का प्रस्ताव पारित किया? उड़ीसा ने। और कौन सा नया आयोग बनने वाला है? 102 संशोधन के तहत ओबीसी आयोग बनने वाला है। तो हम बात करते हैं, हमारे यहां पर अगर बात करें कोई विधान परिषद नहीं है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 169 के अंतर्गत विधानसभा बनाई या अबोलिश की जा सकती है। कोई बनी हो तो उसको हटाया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, और कोई नहीं बनी हो तो उसको बढ़ाया जा सकता है। विधान परिषद एक ऐसी सभा है जो अबोलिश्ड, खत्म तो की जा सकती, भंग नहीं की जा सकती।
जैसे राज्यसभा स्थायी सदन भी है और भंग भी नहीं होता, तो वो तो स्थायी भी और भंग भी नहीं होता, परमानेंट रहेगा। परंतु विधान परिषद राज्यसभा की तरह नहीं है, ये भंग तो नहीं हो सकती राज्यसभा की तरह, परंतु ये इसको हटाया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। तो खत्म किया जा सकता कौन से अनुच्छेद के तहत? 169 के अनुच्छेद के तहत। और दूसरा 171 अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो विधानसभा के सदस्य की 1/3 हो, कितनी हो? 1/3 हो, या 40 से कम ना हो, चाहे तो 40 सदस्य से कम ना हो या विधानसभा के सदस्य की 1/3 हो। ये किसमें कहा गया? 171 अनुच्छेद में। दो लोग अलग कंफ्यूज होते हैं बच्चे, हटाने या बनाने के लिए 169 और सदस्य कितने होने चाहिए, किस तरह चुनाव प्रक्रिया होगी उसके लिए 171। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, अभी फिलहाल 7 हैं जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र। जाट कोम बहादुर, याद रखना, जाट कोम बहादुर। जाट से जे से जम्मू कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार। जाट कोम बहादुर, जाट जे से जम्मू कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार। नई प्रस्तावित आ जाए तो उड़ीसा। ठीक है, असम तमिलनाडु में बात चल रही है परंतु वहां पारित नहीं हुई है, परंतु उड़ीसा ने पारित कर दी है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं विधानसभाओं की। विधानसभाओं में तो न्यूनतम 60 होने चाहिए, अधिकतम कितने होने चाहिए? 500। विधानसभा की बात करें, हमारे विधानसभा में 90 सीट है, परंतु देश की विधानसभाओं में न्यूनतम कितने होने चाहिए? 60, और अधिकतम कितने होते हैं विधानसभाओं में? 500। सबसे ज्यादा विधानसभा में कितने? 403। 403 कहां पर? यूपी में। यूपी में कितने? 403। 403 कितने किसमें? यूपी में। 168 दिया, गलत, 169 है। बाय प्रिंट, बाय मिस्टेक लिखने में हो जाती, कोई बात नहीं, 169 इसलिए मैंने बोला 169 है, 168 नहीं है, 169 है, 169 है। ठीक है, मैंने बताया 60 तो मिनिमम होने चाहिए विधानसभा में, ये विधान परिषद की बात नहीं, विधानसभा की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम होने चाहिए 500। वे कौन से राज्य है जिनमें 60 से भी कम है? अरुणाचल प्रदेश में 30 है विधानसभा सदस्य, सिक्किम में भी 30 है, गोवा में भी 30 है, नागालैंड में 46 है, मिजोरम में 40। तो ये वे विधानसभा जहां 60 से कम है। कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 30-30, नागालैंड 40, मिजोरम 40। ठीक है बच्चों, अगली हम बात करते हैं, इसमें हो सकते हैं, इसे मैंने बता दिया। अब इसकी बात करते हैं, कोई भी राज्य कितने मंत्री बना सकता है? कोई भी राज्य 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकता। टोटल विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकता। तो 91वें संशोधन 2003 के अनुसार, 91वें संशोधन 2003 के अनुसार हरियाणा में कितने होने चाहिए? 90 का 15%। 90 15% क्या होता है भाई? चाहे 13 हो, चाहे कितना होगा, 90% करोगे 9 और 4 13, तो 13.5 बने, तो चाहे तो 13 हो चाहे 14 हो। इस पे विवाद चल रहा है। हरियाणा में वर्तमान में 14 मंत्री हैं, इसीलिए केस कर रखा है। ठीक है भाई, अगली हम बात करें, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, परंतु जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय इसकी सीटें 54 थी। तो हरियाणा का जब गठन हुआ तो कितनी सीटें थी? 54। वर्तमान में कितनी है? 90। कितनी आरक्षित है? 17। हाल ही में हरियाणा ने किस जाति के आरक्षण दिया है? घुमक्कड़ जाति के लिए आरक्षण दिया है। जो गाड़ी लवार है, जो घुमक्कड़ है, इनके लिए रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो गाड़ी लवार जो घुमक्कड़ है, इनके लिए गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया है। राज्यसभा जो हमारे देश की बड़ी शक्ति है, जो भंग नहीं हो सकती, मैंने बताया था राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, और राज्यसभा कभी स्थायी सदन में परमानेंट रहता है। उसका एक सदस्य 6 वर्ष के लिए होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट शक्ति हैं, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249 पेपर में आ जा। राज्यसभा के पास कौन सी 2 विशेष शक्तियां हैं? एक तो अनुच्छेद 312 के तहत, एक अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 312 के तहत तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो आईएएस वगैरह है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ध्यान रखना फॉरेन नहीं है, यहां पर फॉरेस्ट है। इन सर्विसों से रिगार्डिंग सर्विस रूल में कोई भी चेंज करना होगा, वो बिल पहले राज्यसभा के पास आएगा। किसके पास आएगा? राज्यसभा के पास आएगा। 249 अनुच्छेद ये कहता है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर जब कभी केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सदन, लोकसभा, राज्यसभा कानून बनाए, तो वो किसी विशेष कानून बना सकते हैं, विशेष कंडीशनों में बना सकते हैं। तो राज्य सूची पर जब केंद्रीय, क्योंकि राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, परंतु राज्य सूची पर जब केंद्रीय सरकार का भी कानून बनाए तो उसका वर्णन अनुच्छेद 249 में है।
ठीक है भाई, ये दोनों बिल किसमें होंगे, पहले राज्यसभा में आएंगे। अगली हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं हरियाणा में राज्यसभा सदस्य में पार्टी। हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की बात करते हैं हम। डीपी वत्स, भारतीय जनता पार्टी। तो भाई डीपी वत्स जो नए राज्यसभा सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी से 1970 से लोकसभा क्षेत्र इनका राज्यसभा सदस्य बने हैं डीपी वत्स जी। निर्विरोध, पेपर में आ जाए किस राज्य में राज्यसभा के सदस्य निर्विरोध चुने गए, हरियाणा में। और कौन चुने गए, डीपी वत्स जी। कौन चुने गए, डीपी वत्स जी। ठीक है बच्चों, हाँ 90/9/77 में, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, रोहतक इनका चुनावी क्षेत्र है। कुमारी सैलजा कांग्रेस की हैं, इनका चुनावी क्षेत्र अंबाला है। चुनावी क्षेत्र क्या है, कुमारी सैलजा का अंबाला। और इन्होंने गोद लिया गांव धीन। कौन सा गांव गोद लिया, धीन। राजकुमार कश्यप इनेलो के हैं, और ये हैं, इनका चुनावी क्षेत्र कुरुक्षेत्र करनाल। चुनावी क्षेत्र कुरुक्षेत्र करनाल। और भाई इन्होंने गांव गोद लिया बाढ़सन करनाल। तो राजकुमार कश्यप ने कौन सा लिया, बाढ़सन करनाल। वीरेंद्र सिंह ये भाजपा के हैं, राज्यसभा सदस्य, और इनका चुनावी क्षेत्र जींद कैथल है। और इन्होंने जो गांव लिया है वो खटकड़ जींद। तो खटकड़ जींद किसने लिया है, आपके वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने। ये छोटू राम के नाती भी हैं। सुभाष चंद्रा जीटीवी वाले, ये निर्दलीय विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक कह रहा हूं, निर्दलीय आपके एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं। और इन्होंने, इनका चुनावी क्षेत्र हिसार सिरसा, और इन्होंने जो 2 गांव लिए हिसार के 5 गांव और 6 पंचायतें। तो पेपर में आ जाए 5 हो गया अपने। डीपी वत्स जी भाजपा के, राजकुमार कश्यप इनेलो के, कुमारी सैलजा कांग्रेस की, वीरेंद्र सिंह भाजपा के, और सुभाष चंद्रा निर्दलीय। खटकड़ जींद जो लिया वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने, सुभाष चंद्रा ने हिसार के कुछ गांव, राजकुमार कश्यप ने आपका बाढ़सन करनाल, और कुमारी सैलजा ने धीन अंबाड़ा ये गांव गोद लिए हैं। ठीक है भाई, अगली हम बात करते हैं हरियाणा में लोकसभा सदस्य और उनके लिए उनका चुनावी क्षेत्र और उनकी पार्टी और उनके द्वारा गोद लिए गए गांव। ध्यान से देखना, रतनलाल कटारिया ये बीजेपी से हैं, और ये आरक्षित सीट है बीजेपी की, अंबाला वाली आरक्षित सीट है। हरियाणा में 2 ही सीटें आरक्षित है बीजेपी लोकसभा की। हरियाणा में लोकसभा की टोटल 10 सीटें हैं भाई, जो बच्चे नए हैं उनको याद हो जाएंगे। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, और इनमें से 2 आरक्षित है। एक आरक्षित अंबाला वाली है, और एक आरक्षित आपकी सिरसा वाली सीट है। तो मैं पहली बात करता हूं, रतनलाल कटारिया ये आरक्षित सीट से हैं, ये बीजेपी के हैं, अंबाला से हैं। और इन्होंने जो गांव लिया है वो खदरी यमुनानगर में गोद लिया, खदरी यमुनानगर में गोद गांव लिया है। रमेश चंद्र कौशिक ये भी बीजेपी के हैं, ये सोनीपत सीट से हैं। इन्होंने गांव लिया धतौली सोनीपत में, धतौली सोनीपत को गांव को गोद लिया है। अगली हम बात करते हैं, जो सीएम साहब है मूल रूप से निदाना गांव है, इनका बालन पोषण भरते हैं बनियानी गांव रोहतक, बनियानी रोहतक, दोनों रोहतक में ही है। ठीक है, अगली बात करते हैं अश्विनी कुमार ये भी भाजपा के हैं, ये पंजाब केसरी के संपादक भी रहे हैं। अश्विनी कुमार पंजाब केसरी संपादक भी रहे हैं। इनका चुनावी क्षेत्र करनाल है, और इन्होंने मोहिदनीपुर करनाल को गोद लिया है, मोहिदनीपुर करनाल गांव को गोद लिया है। धर्मवीर सिंह ये भी भाजपा के सदस्य हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ इनका चुनाव क्षेत्र है। और डोंगरा अहीर महेंद्रगढ़ धर्मवीर सिंह ने गोद लिया है। राजकुमार सैनी ये बीजेपी की थे, परंतु उन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बना ली है अपनी। इंपोर्टेंट पेपर में आ जाएगा, कौन सी पार्टी बना ली, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र से हैं, इनका गांव पूछ सकते हैं क्योंकि अभी काफी न्यूज में रहे। सांगन कैथल इन्होंने गांव गोद लिया है राजकुमार सैनी जी ने। दुष्यंत चौटाला ये इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि दुष्यंत चौटाला को भी इनेलो सरकार से निष्कासित कर दिया है, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को। और इनके फादर जो हैं अजय सिंह चौटाला जी, वो नई पार्टी बनाने के गठन के बारे में सोच सकते हैं। तो राजकुमार सैनी और दुष्यंत चौटाला पर एग्जामिनर अगर पुलिस वाले एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। इनेलो से हिसार सीट से हैं, और इन्होंने माखंड जींद गांव गोद लिया है, माखंड जींद। अगली हम बात करते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के हैं, कहां से हैं, रोहतक से हैं। इन्होंने इस्लामगढ़ झज्जर गांव गोद लिया है। कृष्णलाल गुज्जर वो कृष्णपाल कंवर थे, ये कृष्णलाल गुज्जर हैं। कृष्णपाल कंवर जो है वो आपके बताए थे मैंने विधानसभा के अध्यक्ष, कृष्णलाल गुज्जर हैं, ये हमारे सांसद हैं, ये बीजेपी से हैं, फरीदाबाद से हैं। तिलपत फरीदाबाद गांव को गोद लिया, तिलपत फरीदाबाद। इंद्रजीत सिंह बीजेपी के हैं, ये गुरुग्राम चुनाव क्षेत्र से हैं। इन्होंने गढ़ी बोलनी रेवाड़ी गांव को गोद लिया है। चरणजीत सिंह रोडी ये इनेलो के हैं, ये भी आरक्षित सीट है, इनेलो के हैं, आरक्षित सीट से हैं। गुड़िया खेड़ा सिरसा इन्होंने लिया है। तो इंपॉर्टेंट गांव है जो इनको कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट गांव जो मैंने बताए, तो इनमें से 2 आरक्षित हैं भाई,
आरक्षित कौन सी? अंबाड़ा वाली बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया जी, सिरसा वाली आरक्षित चरण सिंह रोडी इनेलो वाले। ठीक है बच्चों, इसके अलावा केवल एक कांग्रेस के पास है, वो रोहतक वाली है, इस्लामगढ़ झज्जर गांव गोदलिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अब मैं बातें करता हूं 17 जो सीटें आरक्षित है उनको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक बनाई है? बावड़ वगैरह में मेरे दोस्त जॉब करते हैं, बावड़ में, और एक मेरा दोस्त बीकानेर का है, तो बीकानेर का दोस्त रेवाड़ी से और एक बावड़ में दोस्त करते हैं। कभी भी उनका मूड बनता है तो सीधा वे दोनों के दोनों 20 केयर सीधे सीधे मेरे पास आते हैं, सीधे सीधे मेरे पास आते हैं। 20 केयर दोनों, एक बावड़ में जॉब करता है, एक बीकानेर रेवाड़ी के गांव का है, तो सीधे सीधे मेरे पास आते हैं सीधी लाइन में। GHIJK के पास आके रुकते हैं, करण कौशिक के पास आके रुकते हैं, पूछते कहा जाते हैं, का के पास जा रहे हैं, तो ट्रिपल के पास आके रुकते हैं, मैं उनको कहता हूं भाई रहने दो, आज मैं घर पे जा रहा हूं, फिर उन्हें कहते हैं ना भाई हम तो भी आएंगे, तो मैं घर पे फोन करता हूं, आज मैं काम नहीं करूंगा, मने कुछ काम है, स्ट्रेस देके बोलता हूं हरियाणा में, मने MN स्क्वायर, तो मने कुछ काम है, मैं परसों घर पे आऊंगा। कब घर पे आऊंगा? परसों। तो किस तरह मैंने याद कराया? दो मेरे दोस्त हैं, एक बावड़ मानेसर में काम करता है और दूसरा बीकानेर हीर गंगाई हीर गांव का रेवाड़ी का है। दोनों को जब भी फुर्सत मिलती है मेरे पास मिलने आते हैं। 20 केयर सीधे मेरे पास आते हैं, तो जी से लेकर के तक एक सीधी सीक्वेंस है, GHIJK। किसके पास आगे रुकते हैं? करण कौशिक के पास, K3। ठीक है, फिर मैं घर पे कहता हूं मैंने आज कुछ काम हो गया, मैं परसों आऊंगा, तो उस दिन छुट्टी करता हूं, तो मन्ने MN स्क्वायर, फिर क्या कहता हूं? परसों आऊंगा, परसों। इस तरह याद रखना भाई। अब बताता हूं किस तरह याद होंगे। तो 20 स्क्वायर आए सीधे मेरे पास आए, सीधी सीक्वेंस में GHI सीधे। अब सुनो, 20 केयर बी से भवानी खेड़ा भिवानी आरक्षित है, भवानी खेड़ा भिवानी आरक्षित है, और सदस्य हैं बिशंबर सिंह भाजपा के, भवानी। पहला मैं नाम बता देता हूं, फिर दोबारा याद भी हो जाएंगे। बी से भवानी खेड़ा और बी से बावड़, भवानी खेड़ा भिवानी, बावड़ रेवाड़ी, बी हो गया। सीधा बताया जी से गुलाचिका कैथल, एच सी के बाद सीक्वेंस H से होडल पलवल, आई से इसराना पानीपत, GHI इसराना पानीपत, जे झज्जर शहर, जे। के क्यूब बताया, के से कलानौर रोहतक, के से कलावली सिरसा, के से खरखोदा सोनीपत, के कलानौर कलावली खरखोदा सोनीपत, कलावली सिरसा कलानौर रोहतक। M मन्ने बता देना, मन्ने मेरे पास, मैं कहता हूं आज घर पे नहीं आऊंगा, मन्ने काम है, मैं परसों घर पे आऊंगा। वे जब आते हैं तो मैं अपने रूम पे रोहतक ही रुकता हूं, घर पे नहीं जाता। मने, M से M मने मुलाना अंबाड़ा, ने से नीलोखेड़ी करनाल, नीलोखेड़ी करनाल हो गया। ठीक है, नीलोखेड़ी करनाल। इसके बाद हम बात करें पी से हम इंपोर्टेंट बात करते हैं, पी से पटौदी गुरुग्राम, आर से पी परसों जाऊंगा पटौदी गुरुग्राम, आर से रतिया फतेहाबाद, एस से शाबाद कुरुक्षेत्र, और आपका एस से सडोरा यमुनानगर, ऊ से उकलाना हिसार। तो दोबारा करते हैं, तो बी से 20 केयर भवानी खेड़ा भिवानी, और बी से बावड़ रेवाड़ी, भवानी बावड़ रेवाड़ी, जी से सीधा सीक्वेंस है GHIJK, गुलाचिका कैथल, GH होडल पलवल, आई इसराना पानीपत, जे झज्जर, के खरखोदा कलानौर कलावली, फिर मन्ने M मुलाना अंबाड़ा, N नीलोखेड़ी करनाल और नरवाना जींद, पी से परसों नरवाना जींद भाई, पी से पटौदी गुड़गांव, आर से रतिया फतेहाबाद में रानिया सिरसा में, एस से शाबाद कुरुक्षेत्र शडोरा यमुनानगर, ऊ से उकलाना हिसार। अब मैं ये बताता हूं आरक्षित सीटों में कई बार सदस्य पूछ लेते हैं, एक बार समझ लो ध्यान से आ जाएंगे। भवानी खेड़ा बिशंबर सिंह भाजपा पार्टी पूछ लें, बावड़ में बनवारी लाल भाजपा, जी से गुलाचिका कुलवंत राम बाजीगर, होडल से उदयभान कांग्रेस, तो होडल से कांग्रेस है उदयभान हंस कोदल से, इसराना पानीपत से कृष्णलाल पवार, जो अपने बीजेपी के अध्यक्ष हो, कहां से? कृष्णलाल पवार जी इसराना पानीपत से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झज्जर से गीता बुक्कल, ये कांग्रेस के समय मिनिस्टर थी गीता बुक्कल जी। कलानौर रोहतक से शकुंतला खट्टक, ये भी कांग्रेस के समय मिनिस्टर थी शकुंतला खट्टक। कलावली सिरसा से बलकौर सिंह, ये शिरोमणि अकाली दल पार्टी की है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब की जो पार्टी है, तो पंजाब की पार्टी है, उस पार्टी से ये है भाई। ठीक है, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल की पार्टी की, प्रकाश सिंह बादल वाली पार्टी की एक सीट है हरियाणा में, आरक्षित सीट वाली सीट पे कलावली सिरसा पे।
खरखोदा सोनीपत से जयवीर सिंह कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस के 3 आलिए भाई, 4 आलिए ओडल पलवल में कांग्रेस का, आरक्षित में ओडल पलवल में कांग्रेस का, कलानौर में कांग्रेस का, झज्जर में कांग्रेस का और जयवीर सिंह खरखोदा सोनीपत में कांग्रेस का। मुलाणा से संतोष चौहान बीजेपी, नीलोखेड़ी करनाल भगवान दास कबीरपंथी बीजेपी, पटौदी गुरुग्राम बिमल चौधरी बीजेपी, रतिया फतेहाबाद में रविंदर बलीला इनेलो, रतिया फतेहाबाद में इनेलो के हैं भाई। शाहबाद में कृष्ण कुमार बेदी ये भी मंत्री हैं, कृष्ण कुमार बेदी ये भी मंत्री हैं। सोडोरा यमुनानगर बलवंत सिंह बीजेपी और उकलाना हिसार में अनूप धानक इनेलो। चलो ठीक है भाई, अगली बात हम करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधानसभा सदस्य। आप लोग भाई एक बार वो लेके आओ, आप लोग सिलेक्शन लेके आओ, फिर ब्लेजर ही डालेंगे, टी शर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिलेक्शन लेके आओ, फिर अलग से ब्लेजर बनवाएंगे, सिलेक्शन होगा तो बनवाएंगे, अदरवाइज टी शर्ट में काम चलाएंगे। ठीक है बच्चों, अगली बात हम करते हैं कुछ अन्य। अगर मैं चुप हो गया तो रिवीजन कैसे होगी? रिवीजन कराने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा और आपको सुनना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं कुछ अन्य सदस्य जिनके क्षेत्र भी आ सकता है और पार्टी भी आ सकती है, और वो क्या थे? किरण चौधरी जो कांग्रेस में विधानसभा प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से विधानसभा के विधानसभा सदन की नेता किरण चौधरी तो साम भिवानी से कांग्रेस की विधायक दल की नेता प्रतिपक्ष है। अगली बात करें नरवीर सिंह, बादशाहपुर गुरुग्राम के भाजपा के हैं और कैबिनेट मंत्री हैं नरवीर सिंह। मैंने बताया था नरवीर सिंह भाई किसमें? नरवीर सिंह आपके वन मंत्री, वास्तुकार मंत्री, उड्डयन मंत्री, उड़ जाएंगे, वन मंत्री, वास्तुकार मंत्री, उड्डयन मंत्री। रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से बीजेपी के विधानसभा उपाध्यक्ष, बीजेपी से हैं और ये हमारे मंत्री हैं, बहुत शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री सारे ये हैं। संतोष यादव अटेली महेंद्रगढ़ की ये उपाध्यक्ष है बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष मैंने कृष्णलाल पवार बताए थे इसराना पानीपत से जो आरक्षित सीट थी। विपुल गोयल फरीदाबाद से ये भी मंत्री हैं, फरीदाबाद के हैं। शकुंतला खट्टर कलानौर की मैंने बता दिया था। मनीष कुमार ग्रोवर रोहतक से ये भी सहकारिता मंत्री हैं भाजपा के। आनंद सिंह दांगी महम रोहतक के ये पुराने कद्दावर नेता रहे हैं। आनंद सिंह दांगी इनका भी क्षेत्र पूछ सकता है महम से। गीता बुकुल झज्जर से मैंने बता दिया। ओम प्रकाश धनखड़ बादली झज्जर, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बादली और कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद हिसार, ये दोनों को उपमंडल बनवा दिया है। धनखड़ साहब ने बादली को झज्जर में और मैंने आपको बताया नारनौंद में, हिसार में उपमंडल बनवा दिया कैप्टन अभिमन्यु जी ने। अगली बात करें नैना सिंह चौटाला डबवाड़ी सिरसा, नैना सिंह चौटाला डबवाड़ी सिरसा। ठीक है, अभय सिंह चौटाला एलनाबाद सिरसा नेता प्रतिपक्ष। नैना सिंह चौटाला अजय चौटाला की वाइफ हैं, जो भी चौटाला हाल ही में दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला की माता श्री है नैना सिंह चौटाला। इन पे प्रश्न भी आ सकता है। कुलदीप शर्मा गन्नौर सोनीपत कांग्रेस के समय स्पीकर थे कुलदीप शर्मा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हिस्सा हजका पार्टी के सर्वे सर्वा कुलदीप बिश्नोई जी जो कांग्रेस में शामिल हो चुके, इनके बारे में पूछ सकता है हजका के आदमपुर हिसार। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से बीजेपी के वर्तमान वित्त मंत्री, आपको बताया रेणुका बिश्नोई आसी से, हजका की रेणुका बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई जी की वाइफ। अनिल विजंबाड़ा छावनी से बीजेपी के वर्तमान स्वास्थ्य मिनिस्टर। कृष्ण कुमार शाहबाद के मैंने बता दिया अनुसूचित जाति के मंत्री, अनुसूचित जनजाति और जाति के मंत्री कौन है आपके? कृष्ण कुमार बेदी जी। ठीक है भाई। रविंद्र भटसली समालखा स्वतंत्र है भाई, स्वतंत्र। इसके बाद हम बात करें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हिसार में हैं, सबसे कम पंचकुला में है। विधानसभा का विवरण 2014 में जो अब की बार चुनाव हुए थे उसमें 13वीं विधानसभा, कौन से नंबर की? 13वीं विधानसभा है। शिरोमणि अकाली दल की एक आई है कलावली सिरसा। पृथला से किसकी आई है भाई? पृथला से फरीदाबाद पलवल के पास से आई है आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी की। बीजेपी की 47 आई हैं, इनेलो की 19 आई हैं। इनेलो कितनी आई हैं? 19 आई हैं। कांग्रेस की 15 आई हैं, अजका की 2 आई हैं, स्वतंत्र 5 आए हैं। टोटल मिलाकर 90 हो जाएंगे। तो बीजेपी 47, इनेलो 19, कांग्रेस 15, शिरोमणि अकाली दल 1, बीएसपी 1, अजका 2, स्वतंत्र 5। लोकसभा अपनी 16वीं लोकसभा है, बता दी मैंने। 7 बीजेपी की, 2 इनेलो की, 1 कांग्रेस की। 5 स्वतंत्र जो विधायक है, स्वतंत्र पार्टी के विधायक वो कहां से हैं? एक पुनाना नू से रईस खान जी स्वतंत्र हैं। 2 सफीदो जींद से, दूसरी जो सीट है सफीदो जींद से जसबीर देसवाल जी स्वतंत्र हैं। समालका पानीपत से रविंद्र भटसली स्वतंत्र है, मैंने बताया था। कैथल में 2 स्वतंत्र सीटें, एक पुंडरी से दिनेश कौशिक जी और कलायत से जेपी जयप्रकाश। तो कलायत से जेपी जयप्रकाश और पुंडरी से दिनेश कौशिक जी स्वतंत्र सीटें लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, अगली हम बात करते हैं। चरखी दादरी अभी बनाया तो भी नहीं, उस समय जब चुनाव हुआ उस समय चरखी दादरी नहीं था, तो इसलिए चरखी दादरी को काउंट नहीं कर सकते। अगली हम बात करते हैं भी कुछ अन्य संवैधानिक संस्थाएं। अन्य संवैधानिक संस्थाओं में बात करें
तो हम बात करते हैं सारी संवैधानिक संस्थाएं वो संवैधानिक संस्थाएं वो होती है जिनका संविधान में वर्णन है। जैसे चुनाव आयोग का संविधान में वर्णन है, तो संविधान में वर्णन है तो पेपर में आ सकता है चुनाव आयोग के बारे में। हम सभी को पता है भाई 326 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हम सभी वोट डालने के लिए क्या है, अधिकारी हैं। 326 अनुच्छेद के अंतर्गत हम वोट डालने के क्या है, अधिकारी हैं। अपने चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर पंचकुला में है। राज्य चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर पंचकुला में 1993 में स्थापना हुई थी। 1993 में स्थापना हुई थी। वर्तमान में चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष श्रीकांत वलगड़ है। श्रीकांत वलगड़ अपने वर्तमान चुनाव आयुक्त श्रीकांत वलगड़। ठीक है, अब हम बात करते हैं देश की। देश में चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 से है। 324 से लेकर 329 अनुच्छेद है। 326 में मैंने बताया वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है परंतु मौलिक अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है परंतु मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से 35 होते हैं। तो वोट डालने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है परंतु कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। प्रथम चुनाव आयुक्त देश के थे सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त देश के सुकुमार सेन थे और वर्तमान जो चुनाव आयुक्त है वो ओम प्रकाश रावत जी हैं। वर्तमान चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत जी हैं। अब राज्य वित्त आयोग की बात करता हूं। राज्य वित्त आयोग, ठीक है बच्चों, राज्य वित्त आयोग भी हमारे राज्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम बात करें वित्त आयोग देश में भी होता है। देश में जो वित्त आयोग होता है उसके लिए अनुच्छेद 280 है। देश के वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद 280 है। पहला जो वित्त आयोग था देश का उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। पहला देश का वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग का कार्य देश के पैसे को राज्य में बंटवारा करना है। देश के पैसे का राज्य में बंटवारा करने का कार्य वित्त आयोग का है। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष वीवाई रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 14वें। और जो 15वां वित्त आयोग बना है उसके एनके सिंह है। 15वां जो वित्त आयोग बना है उसके एनके सिंह है। 15वें के एनके सिंह है, 14वें के वीवाई रेड्डी थे। 15वें के एनके सिंह है, 14वें के वीवाई रेड्डी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सूचना आयोग भाई, केंद्रीय सूचना आयोग ये 2005 से बना था। राज्य में भी राज्य सूचना आयोग है। वर्तमान में राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष यशपाल सिंघल हैं। परंतु केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राधा कृष्ण माथुर हैं। यह अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग बना था 12 अक्टूबर 2005। डेट भी आ जाती है कब बना था, 12 अक्टूबर 2005। ठीक है बच्चों, अगली हम बात करते हैं देश में कुछ और महत्वपूर्ण पद हैं। 148 से 151 अनुच्छेद में 148 से 151 अनुच्छेद में आपका कैग है। कैग 148 से 151 अनुच्छेद में कैग है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल 148 से 151 अनुच्छेद में है। अब मैं बात करूं, ध्यान से समझना। 6 वर्ष कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल की, चुनाव आयोग की, यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग की, इन सभी की कितनी होती है, 6 वर्ष या 65। चाहे तो उम्र 6 वर्ष पूरी हो जाए या 65 साल पूरी हो जाए, ये इनका कार्यकाल होता है। कैग का, चुनाव आयोग का, यूपीएससी का। वर्तमान में जो कैग के अध्यक्ष है वो राजीव महर्षि हैं। वर्तमान में कैग के अध्यक्ष, कैग का है देश में कोई भी घोटाला, देश का जो पैसा है उसकी जांच करना, ऑडिटिंग करना। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, लोक नियंत्रक, लेखा परीक्षक, किसकी जांच करना। ठीक है, अनुच्छेद भाग 148 से 151 तक है। वर्तमान में जो कैग के अध्यक्ष है राजीव महर्षि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राजीव महर्षि कैग के अध्यक्ष है। नीति आयोग, नीति आयोग 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था। 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था। उस प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। उसको हटा के 1 जनवरी 2015 से क्या लागू हो गया, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार। इसके पहले अध्यक्ष थे अरविंद पनगाड़िया। परंतु अरविंद पनगाड़िया जी अब चेंज हो चुके हैं। अब कौन है, राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार जी। यह गैर संवैधानिक संस्था, पेपर में आ जाए, गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है। और जो वित्त आयोग जो होता है वो संवैधानिक संस्था, परंतु उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो कौन सी संवैधानिक संस्था जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वित्त आयोग का। वित्त आयोग का कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। राष्ट्रीय विकास परिषद जो हमारे बजट तैयार करती है, पूरा सिस्टम देखती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका पेपर में पूछ लेता है ये कब बनी थी। ये बनी थी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को, परंतु नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसके 2 साल बाद बनी थी, 6 अगस्त 1952 को।
ठीक है बच्चों। ओम प्रकाश रावत जो आपका चुनाव आयोग का अध्यक्ष है, ओम प्रकाश रावत जी। संविधान में कुछ सूचियां और संविधान में कुछ उदाहरण वगैरह देख लो भाई। संविधान में कुछ सूचियां और कुछ उदाहरण वगैरह। 5-10 मिनट का ऑटो 5-7 मिनट का और पॉलिटी है। 5-7 मिनट के बाद पॉलिटी खत्म हो जाएगी। आपका पॉलिटी का एक टॉपिक खत्म हो जाएगा 5-7 मिनट के बाद। 5-7 मिनट और मुझे दीजिए बस। ठीक है, आगे बात करें अनुसूचियां। हमारे संविधान में स्टार्टिंग में 8 अनुसूची थी। जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब 8 अनुसूची थी, मींस जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, जब 8 अनुसूची थी, परंतु अब जो अनुसूचियां हैं वो 12 हो चुकी हैं। तो पेपर में आ जाए कितनी अनुसूचियां बढ़ी? 4 बढ़ी। तो अनुसूचियों में क्या क्या ध्यान रखो? पहले में तो ये बता रखा है भाई हमारा देश क्या है, संघ क्या है, संघ का स्वरूप क्या है। और जो दूसरी और तीसरी अनुसूची में पहले पैसे बताओ भी कितने लोगे, फिर बताओ काम के दोगे। तो पहले तो पैसे की बात कर रखी, सैलरी व वेतन भत्तों की दूसरी में, और तीसरी में काम करने से पहले शपथ लेंगे। तो वेतन व भत्ते अनुसूची 2 में है, परंतु शपथ का जिक्र कि अनुसूचियां क्या होती है, संविधान में कार्य रूप बांटने के लिए अलग अलग कॉलम बना रखे हैं। तो संविधान में जब हमारा संविधान बना, जब 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी? 12। तो पहली अनुसूची में बता दिया संघ का नाम क्या नाम है क्या नहीं है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में कितने पैसे लोगे, सैलरी व भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन, जो आप कार्य करोगे उससे पहले उसकी शपथ लेनी पड़ेगी। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की अलग अलग सीटें होंगी। जैसे यूपी में सबसे ज्यादा है 31, सबसे ज्यादा किसमें? यूपी में 31। और हरियाणा में कितनी है भाई? 5। हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 5। जैसे दिल्ली में है 3, दिल्ली में राज्यसभा सीट कितनी है? 3। 5वीं अनुसूची में बताया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और जातियों से रिलेटेड शेड्यूल एरिया। टोटल हमारे देश में 10 शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया का मतलब मैंने पहले भी समझाया था। मान लो राजस्थान में कुछ जगह पर ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है, तो उस एसटी पॉपुलेशन के बहुल्य क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? शेड्यूल एरिया। तो शेड्यूल एरिया है किसी मेन क्षेत्र में छोटा क्षेत्र जहां पर जनजाति ज्यादा हो, शेड्यूल एरिया। ऐसी संख्या में 10 है। इसमें प्रशासन कैसे होगा? अनुसूची 5 में बता रखा है। अनुसूची 6 में बता रखा है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया का मतलब है एक राज्य जिसमें सारी की सारी मोस्टली पॉपुलेशन एसटी है। तो जहां पर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है, जनजाति है, वहां पर कैसे प्रशासन होगा? ये रखे अनुसूची 6 में। 7वीं अनुसूची में सूची कार्य बांट रखे हैं कि राज्य में क्या कार्य होगा वो राज्य सूची में, केंद्र में जो कार्य होगा वो केंद्रीय सूची में, और जो दोनों में कार्य होगा राज्य और केंद्र में, जिसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्रीय सरकार भी कानून बना सकती है, उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। क्लियर बच्चों? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में? 7 में। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। हमारे संविधान में जो संविधान बना उस समय 14 भाषाएं थी, आज भाषाएं हो चुकी 22। तो जिस समय संविधान बना उस समय 14, आज 22। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। लास्ट में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, डीएम बादशाह है, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, डोंगरी पहाड़ों की भाषा है, मैथिली बिहार की भाषा है, बादशाह है बोडो संथाल आपकी उड़ीसा की है, संथाल ये उड़ीसा और झारखंड की भाषा है। तो भाषा से रिलेटेड 8वां। 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार अधिनियम वगैरह से रिलेटेड, ये आपकी कौन सी है? 9वीं अनुसूची। पर केसो पहले ये था कि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून बना देगा उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था, परंतु केशव भारती केस, संविधान का मूलभूत ढांचा केस, संविधान का मूलभूत जो वर्ड बोल रहे हो सीधे पेपर में आते हैं, संविधान का मूलभूत ढांचा केस, संविधान का मूलभूत ढांचा केस कौन से केस को बोलते हैं? 23 अप्रैल 1973, 23 अप्रैल 1973 केशव भारती केस। केशव भारती केस के बाद अब कोई भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चेक कर सकते हैं। पेपर में आता है किस अनुसूची में डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चेक नहीं करते 9वीं अनुसूची में, परंतु केशव भारती केस के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून को भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चेक कर सकते हैं। और केशव भारती केस को 23 अप्रैल 1973 को क्या कहते हैं? संविधान का मूलभूत ढांचा केस। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम के बारे में बताया गया है। 10वीं सूची में बताया दल बदल अधिनियम किस प्रकार पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चले जाएं, ऐसे जाना कानूनी रूप से गलत है, और इसके लिए संशोधन बनाया था 52वां संशोधन 1985। तो दल बदल अधिनियम के लिए कौन सा संशोधन बनाया? 52वां संशोधन 1985, राजीव गांधी की सरकार में। किसी सरकार में? राजीव गांधी सरकार में। दल बदल के लिए कोई पार्टी चुनाव किसी से लड़े बाद में किसी शामिल हो जाए, ये नहीं स्वीकार्य है। 52वां संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का वर्णन है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन है। पंचायत की शक्तियों का वर्णन 11वीं में है और नगर पालिका 12वीं। पंचायत के अंतर्गत आपके 29 विषय आते हैं, पंचायत के अंतर्गत 29 विषय और नगर पालिका के अंतर्गत 18 विषय।
अब हम बात करते हैं संविधान की कुछ उदाहरण, संविधान की कुछ उदाहरण बात करते हैं। हमने आपातकालीन संबंध जब हमारे देश में आपातकाल लग जाए उस समय मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, मौलिक अधिकारों का कोई वर्चस्व नहीं रहेगा जब आप आपातकाल लग जाएंगे। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, मौलिक अधिकार खनन हो जाएंगे केवल दो को छोड़कर। कौन से दो अधिकार हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होते? वो पेपर में आते हैं 21 और 22, अनुच्छेद 21 और 22 दो अधिकार हैं जो कभी भी क्या नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते। सॉरी 21 और 22 नहीं, 20 और 21, 20 और 21 दो अधिकार हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, 20 और 21 अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं होते और मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन जर्मनी से लिया गया है। रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए गए, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। आप बहुत बार गलत करते हो, फंडामेंटल ड्यूटी जापान से नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली गई? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए देश में। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, हाई कोर्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए। ठीक है, जुडिशियल पुनर्नोकल, जुडिशियल रिव्यू, कोई गलत हो जाए तो जुडिशियरी दोबारा चेक कर सकती है। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी शक्तियां और मौलिक अधिकार ये हमने कहां से ली है? अमेरिका की। अमेरिका 1776 में अमेरिका का रिवॉल्यूशन हुआ था। 1776 में अमेरिका क्रांति हुई थी। अमेरिका क्रांति कब हुई? 1776 में। इब्राहिम लिंकन इसके लीडर थे। इब्राहिम लिंकन इसके लीडर थे। इब्राहिम लिंकन किस क्रांति के लीडर थे? 1776 में। अमेरिका 1776 में किससे अमेरिका क्रांति से संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी का हादसा किससे संबंध है? अमेरिका की क्रांति से। अमेरिका की क्रांति से संबंध है 1776 का, अमेरिका क्रांति, इब्राहिम लिंकन इसका लीडर है। बोस्टन टी पार्टी का कंसेप्ट अमेरिकन क्रांति से रिलेटेड है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस से हमने भाईचारा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, रिपब्लिक, गणतंत्र और भाईचारा हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया भाई। गणतंत्र और भाईचारा हमने कहां से लिया? फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति का जो लीडर था वो था आपका नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति का लीडर था। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में। 1776 में बोस्टन टी पार्टी का कंसेप्ट खाली आ जाए। बोस्टन टी पार्टी किससे रिलेटेड है? अमेरिका क्रांति से। भाई फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था। भाईचारा और गणतंत्र हमने कहां से लिए? फ्रांस से। इसके अलावा रूस की क्रांति की बात करें, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति कहां हुई थी? 1917 में हुई थी। लेनिन रूस की क्रांति का लीडर था। 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। अगली बात करते हैं भाई, ब्रिटिश सरकार से हमने संसदीय प्रणाली ली। संसद में किस तरह कार्य होंगे, किस तरह प्रणाली, संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली? ब्रिटिश सरकार से ली है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। हमारे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी जगह सिंगल सिटीजनशिप है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा जिसका अलग से झंडा है, अलग से संविधान है, अलग से झंडा, अलग से संविधान है, अलग से दोहरी नागरिकता है। अब पेपर में आ जाए दूसरा कौन सा राज्य जिसने झंडे की डिमांड अलग से करी? कर्नाटक। दूसरा राज्य जिसने झंडे की डिमांड करी अलग से? कर्नाटक। विधि का शासन, कानूनी रूप से कार्य किया जाए, ये भी कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से। कनाडा, संघीय व्यवस्था, जो हमारे पास केंद्र व राज्य हैं, केंद्र व राज्य का जो कंसेप्ट है हमारे पास, सेंटर स्टेट का जो कंसेप्ट है, केंद्र व राज्य का कंसेप्ट है, वो हमने कहां से लिया? संघ से। केंद्र व राज्य का कंसेप्ट हमने कहां से लिया? संघ से। ठीक है बच्चों, केंद्र राज्य कंसेप्ट संघ से लिया है। इसके अलावा हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अगर खाली सूची आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, खाली सूची आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। परंतु अगर मैं बात करूं संघीय सूची कहां से ली है? खाली संघीय सूची आई तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। खाली संघीय सूची कहां से आई? ऑस्ट्रेलिया से ली है। कर्नाटक ऐसा जिन झंडे की डिमांड करी है। आयरलैंड से लिए नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए। मौलिक अधिकार कहां से लिए थे? अमेरिका से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी कहां से लिया हमने? आयरलैंड से। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी कहां से लिया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों की नियुक्ति, पता है राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है राज्यसभा में, कलावला क्षेत्र से। राष्ट्रपति 12 सदस्यों की, ये भी कहां लिया? आयरलैंड से।
दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान को बदलने की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? साउथ अफ्रीका से। कौन से अनुच्छेद में? 368। हमारे संविधान को बदलने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? 368 में है। संविधान बदलने की प्रक्रिया 368 में कहां से ली है? साउथ अफ्रीका से ली है। और हमारे देश का 70% कानून किससे लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है उनके बारे में बता रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। 7वां संशोधन 1956। 7वां संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था। पहला संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्योंकि मैं पता हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में जोड़ी है, और 9, 10, 11, 12, तो 9वीं अनुसूची के तहत हमारे संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। 24वां संशोधन 1971 में हुआ। 24वां संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें यह शक्ति दी गई कि संसद मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ भी चेंज कर सकती है। और इसी संशोधन के तहत यह कहा गया कि कोई बिल, संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति को साइन ही करना पड़ेगा। 24वें संशोधन में 2 बातें हुई। संसद मौलिक अधिकारों से रिगार्डिंग कोई भी छेड़खानी कर सकती है। और यह कहा गया कि संसद, 24वें संशोधन 1971 के तहत, कि संसद से अगर संविधान संशोधन बिल पास होगा तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। 42वां संशोधन 1976 को लघु संविधान कहते हैं। 42वां संशोधन 1976 को लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत हमारी पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिटी, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष किस में जोड़े गए? 42वें संशोधन 1976 में। पेपर में आ जाए, प्रियम्बल कब बदला गया, हमारी उद्देशिका कब बदली गई? 42वां संशोधन 1976, लघु संविधान कहते हैं। 61वां संशोधन 1989 के तहत, 61वां संशोधन 1989 के तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। किस वर्ष मतदान की उम्र घटाकर 18 की गई? 1989 में। कौन सा संशोधन? 61वां संशोधन। 61वें संशोधन में ही एक चुनाव आयुक्त की जगह 3 चुनाव आयुक्त बना दिए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। 73वां संशोधन 1992, 73वां संशोधन 1992 है बच्चों, ये 1992 है, गलत है 1993। 73वां संशोधन 1992 के तहत ग्राम पंचायत, ये 1992 है। 73वां संशोधन 1992 के तहत ग्राम पंचायत, और 73वां संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका। 93 नहीं, 92 है बच्चों, ये 92 है, 92। 73वां संशोधन 1992, 74वां संशोधन 1992। 86वां संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2002 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की गई। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, 86वां संशोधन 2002। ठीक है बच्चों, अगली हम बात करते हैं भी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 119वां बिल है, 119वां बिल है, 100वां संशोधन है। 119वां बिल, 100वां संशोधन। 119वां बिल, 100वां संशोधन। 119वां बिल, 100वां संशोधन। इसके तहत भारत बांग्लादेश में बूंदी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। 100वां संशोधन 119वां बिल, 100वां संशोधन 119वां बिल। जीएसटी 101वां संशोधन, जीएसटी 101वां संशोधन और बिल नंबर 122, ध्यान रखना, जीएसटी 101वां संशोधन, बिल नंबर 122, बिल नंबर 122, 101वां संशोधन जीएसटी। ये संशोधन, ये 122वां बिल, 101वां संशोधन। 44वां संशोधन 1978 के तहत, 44वां संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, और मौलिक अधिकारों से हटाने के बाद अनुच्छेद 300A अलग से जोड़ा गया। इसके अलावा बच्चों, पहले सीएम वीएम वो चीजें आप कर लेना। अब मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मंत्री आप कर लोगे, मंत्री मैंने कई बार करा रखे हैं। कल मेरी बात ध्यान से सुनो, कल 9 तारीख है। जिन बच्चों का 10 तारीख का पेपर है, जिन बच्चों का 10 तारीख का पेपर है और उन्होंने विकिपीडिया पढ़ रखी है, जिनका 10 तारीख का पेपर है और विकिपीडिया पढ़ रखी है, वो विकिपीडिया को पढ़ लो। कल मैं वो बातें कराऊंगा जो विकिपीडिया में नहीं है। आज मुझे पॉलिटी करानी थी, थोड़ा नेशनल भी कराना था। कल मैं वो बातें कराऊंगा जो विकिपीडिया में नहीं है। तो जिन्होंने विकिपीडिया पढ़ रखी हो, विकिपीडिया पढ़ ले पहले, वो नहीं आए। विकिपीडिया वाले तो पढ़ ले विकिपीडिया। जिन्होंने विकिपीडिया पूरी पढ़ रखी है वो बच्चे आए कल। जिन्होंने विकिपीडिया पूरी पढ़ रखी कल वो आए भाई। ठीक है बच्चों, 101वां संशोधन है, बिल नंबर 122 है जीएसटी। 101वां संशोधन, बिल नंबर 122, जीएसटी 122वां बिल, 101वां संशोधन। तो कल वो बच्चे हैं जिन्होंने विकिपीडिया पूरी पढ़ रखी है। अब आज जाके विकिपीडिया देख लो। मैंने क्विक रिवीजन कराने का मेरा मकसद था। कल मैं विकिपीडिया के वो पॉइंट कराऊंगा जो विकिपीडिया में नहीं है।
कल की क्लास की टाइमिंग आपको मैसेज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। पूछिए देविका रानी जी, लोकसभा के बारे में क्वेश्चन पूछिए। पूछिए भाई पूछिए। बच्चों ये मैं कल बोल रहा था, मैंने विकिपीडिया वाले पॉइंट कराने थे, पर बच्चों मैंने क्यों नहीं कराए, क्योंकि बहुत बच्चों ने बोला कुछ नेशनल जीके के भी करा दो। तो आज की क्लास में मैंने नेशनल जीके और पॉलिटी कराना उचित समझा, क्योंकि पहले हम उन चीजों को पक्की कर ले, उन चीजों को पक्की कर ले जो हमने पढ़ रखी है। इसलिए मैंने आज बोला कल वे बच्चे, कल तक जिन बच्चों ने विकिपीडिया नहीं पढ़ी है विकिपीडिया पढ़ ली, और जो विकिपीडिया पूरी पढ़ रहे हैं वो आ जाएं। इसलिए बोला मैंने मीनाक्षी जी, इसलिए मैंने बोला। लोकसभा संविधान के समय बनाई गई थी, परंतु पहली संविधान के बाद लोकसभा 1952 में बनी थी। संविधान के बाद लोकसभा गठित 1952 में बनी थी। वैसे संविधान के समय लोकसभा बनी हुई थी, परंतु उससे पहले 1952 से पहले जो हमारी अंतरिम सरकार के मेंबर थे वो थे। 1952 में भारत की पहली लोकसभा बनी है। प्रदूषण राज्य में डब्ल्यूएचओ के अनुसार की बात करें तो गुरुग्राम, डब्ल्यूएचओ की बात करें तो फरीदाबाद, डब्ल्यूएचओ की बात करें तो फरीदाबाद, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो गुड़गांव। परंतु अब अगर दोनों में से आ जाए तो आप फरीदाबाद लगा देना, दोनों में से आ जाए तो फरीदाबाद लगा देना। 42वां संशोधन 1976 में। बच्चों मैंने इसलिए आज ये क्लास करवाई क्योंकि ये बच्चे बोले थे कि कल सर कुछ नेशनल जीके का ही बता दो। देखो कल 10 तारीख का पेपर है, अगली जो क्लासेज होंगी 10 तारीख के पेपर के बाद डिसाइड होंगी कैसी होंगी। 10 तारीख के पेपर के बाद डिसाइड होंगी क्लासेज का कैसी क्लासेज होंगी। 10 तारीख के पेपर एक्टिव एग्जामिनर आता है, पैसिव आता है, उसी के अप्रोच पे क्लासेज होंगी अगली 10 तारीख के बाद वाली। अगर साइंस पैसिव आती है तो पैसिव तो आपको करने की जरूरत नहीं, आप वैसे इल्यूशेंट वगैरह विद्यापीठ हमारी दोनों कोई चीज की इल्यूशेंट डिल्यूशेंट देख लो, विद्यापीठ वाली तो मैंने अलग से बना रखी वो देख लो। एज सच गिरफ्तारी नहीं हुई थी, एज सच कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, परंतु पेपर में दे देता इसलिए लिख देते हैं 1919, पेपर में देता इसलिए 1919 लिख देते हैं भाई। ठीक है बच्चों, तो कल की क्लास में मेरा अनुरोध है जिसका 10 तारीख का पेपर है, जिसका 10 तारीख का पेपर वो अपने पेपर पे फोकस बेशक कर ले, या कुछ पॉइंट जो करके देख ले। विकिपीडिया पढ़ रखी है तो कल की क्लास में जरूर आए, अगर विकिपीडिया नहीं पढ़ रखी तो विकिपीडिया को पढ़े। ठीक है बच्चों, चलो भाई, धन्यवाद।